So hello guys, welcome to all of you on my YouTube channel समझाओ खुशी। So today we are starting from the कंज्यूरिबेरियम इक्विलिब्रियम वाला जो पार्ट था उसका हम पार्ट 2 करने वाले हैं। पार्ट 2 मीन्स कि आज हम उसको कंप्लीट कर देंगे, उस यूनिट को, सेक्शन को। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। लॉ ऑफ डिमांड। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या स्टेट करता है कि अगर सारी चीज़ कांस्टेंट रहे, टेस्ट एंड प्रेफरेंस कांस्टेंट रहे, आपकी इनकम कांस्टेंट रहे, तो भी आपकी जो डिमांड है उस पर क्या इंक्रीज और डिक्रीज का फ़र्क पड़ेगा, सिर्फ प्राइस को आप मेजर करके चले तो। सो व्हेन द प्राइस ऑफ अ गुड इंक्रीज, किसी भी प्राइस गुड का जब प्राइस इंक्रीज होता है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है, ये हम समझते हैं। एंड व्हेन द प्राइस डिक्रीजेस, और जब प्राइस कम होता है तो उसकी डिमांड इंक्रीज हो जाती है, एज अ वाइस वर्सा कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब रीजंस फॉर डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड। नाउ सबसे पहला इंपॉर्टेंट हम रीजन देखें तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी। डिमिनिशिंग यूटिलिटी का क्या मतलब है कि एज कंजप्ट, जैसे जैसे हम एक प्रोडक्ट को कंज्यूम करते जाएंगे तो उसकी जो यूटिलिटी है वो कम होती जाएगी, तो उसकी डिमांड फॉल होती जाएगी। अब आप इस चीज़ को देखो कि अगर आप मल्टीपल चॉकलेट्स एक दिन, मतलब आपने 3 से 4 चॉकलेट्स खा लिए, तो अब आपको चॉकलेट खाने में उतना मज़ा नहीं आएगा। मतलब उस पर्टिकुलर डे पे या उसके अगले दिन पे या उसके आने वाले 2-3 दिन में आपको चॉकलेट खाने का उतना मन नहीं करेगा, क्योंकि वो टू मच मीठा आपने खा लिया है, अब आपका मन नहीं है, तो उसकी डिमांड आप कम कर दोगे। ठीक है, इनकम इफेक्ट क्या होता है कि अगर प्राइस फॉल कर जाए तो और रियल इनकम इंक्रीज हो जाए तो डिमांड बढ़ जाती है। एक तो किसी भी गुड का डिमांड कम, मतलब प्राइस फॉल हो गया, और ऊपर से आपकी रियल इनकम, क्योंकि जब किसी गुड का डिमांड प्राइस का नीचे जा रहा है, ठीक है, तो उसको सीधा ये दिखा रहा है कि आपकी जो रियल इनकम है, मतलब जो आपके पास खर्चा करने वाली जो इनकम है जिसको आप स्पेंड कर सकते हो, वो उसकी वैल्यू बढ़ गई है ना। तो जब बढ़ गई तो उससे आपकी डिमांड बढ़ गई। ठीक है ना। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का क्या मतलब है? कंज्यूमर सब्स्टिट्यूट चीपर गुड्स फॉर एक्सपेंसिव वंस। ठीक है, अब हम क्या सोचते हैं कि जैसे कि बहुत कोई एक्सपेंसिव आइटम होता है, ठीक है, लेकिन हमको वही अगर एक्सपेंसिव आइटम का कोई सब्स्टिट्यूट मिल जाए मार्केट में, ठीक है, लुक अलाइक, मतलब उसके जैसा सेम दिखता है, टेस्ट में भी ज़्यादा कोई खास डिफरेंस नहीं है, ठीक है, क्वालिटी भी ठीक है, तो हम उसको प्रेफर करेंगे और उसका प्राइस कम है एज़ कम्पेयर टू दैट एक्सपेंसिव वन, तो हम चीपर वन को ही लेंगे। तो यही है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कि एक चीज़ का अगर कोई दूसरा चीज़ का रेप्लिका है, ठीक है, और वो रेप्लिका कम, मतलब कम प्राइस पे आपको मिल रहा है, तो आप उसके तरफ शिफ्ट कर दोगे अपनी डिमांड को। नाउ एक्सेप्शंस क्या है इस लॉ ऑफ डिमांड में? सबसे इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है गिवन गुड्स। अब गिवन गुड्स होते हैं इन्फीरियर गुड्स, ऐसे गुड्स आपकी इनकम कम है, ठीक है। इन्फीरियर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो हमारे बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को एक तो चलाने के लिए हम परचेज करते हैं, चलाने के लिए उनकी क्वालिटी बहुत ही लो होती है, डिग्रेडेड क्वालिटी के गुड्स होते हैं, वो इन्फीरियर क्वालिटी, जैसे कि राइस होता है, ठीक है, राइस को आप पकड़ो तो बासमती राइस इज़ अ हाई डिमांडेड गुड, क्योंकि वो अच्छी क्वालिटी का गुड है। लेकिन जब जो वही चावल अगर आप जो आपने कभी छोटा एकदम टूटा वाला दाना खाया होगा, तो वो उसका प्राइस काफ़ी कम होता है, तो वो इन्फीरियर गुड है, ठीक है, वो आप लो इनकम में परचेज करोगे। जब आपकी इनकम कम है या किसी की भी इनकम जब कम है तो वो उसकी तरफ उसकी डिमांड होगी, ठीक है, वो बासमती खरीदने के लिए नहीं जाएगा। ऐसे ही होते हैं वेबलन गुड्स, ये वो गुड्स हैं जो कि लग्जरी गुड्स हैं। इफ़ अगर हम अंबानी जी का एग्जांपल लें, तो अगर वो एप्पल की वॉच यूज़ करते हैं या कोई ऐसा फॉरेन प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, ठीक है, और वो इतने रिच क्लास है, तो उनकी डिमांड हमेशा उसी प्रोडक्ट के लिए रहेगी, वो कभी शिफ्ट नहीं होगी। ठीक है, तो लग्जीरियस गुड्स की जो डिमांड है वो शिफ्ट बहुत रेयर होती है, क्योंकि मोस्टली लग्जीरियस गुड्स जो परचेज करने वाले लोग होते हैं वो रिच क्लास पीपल होते हैं, ठीक है, जिनकी अर्निंग हमेशा कांस्टेंट सेम रहती है। ठीक है, नाउ पैनिक बाइंग, फियर फियर सिचुएशन, ऐसे सिचुएशन जहां हम जानते हैं कि कल परसों से पेट्रोल के प्राइस बढ़ेंगे, या फिर हाँ कल परसों से वेजिटेबल के प्राइस, इस सब्जी का किसी प्राइस बढ़ जाएगा, तो हम उस सिचुएशंस में भी क्या करते हैं, हमारी डिमांड इंक्रीज हो जाती है, कल बढ़ेगा हम आज खरीद के रख लेते हैं, स्टॉक करके रख लेते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज कुछ डिटर्मिनेंट्स होते हैं डिमांड के, जैसे कि इनकम ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर की जो इनकम है उस पर डिपेंड करेगा कि वो क्या डिमांड कर रहा है और कितना डिमांड कर रहा है। जैसे कि इंक्रीज इन, अगर किसी पर्सन की इंक्रीज होती है इनकम, तो उसकी डिमांड जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगी, पर ये नॉर्मल गुड के केस में है। अब आप इसको लग्जरी गुड्स या फिर गिवन गुड्स से कंपेयर करके मानो। गिवन गुड्स कौन से थे? अगर अगर आप पहले बहुत ही लो क्वालिटी के चीज़ें सामान यूज़ करते थे
ठीक है, इन्फीरियर गुड्स को यूज़ करते थे और अब आपकी इनकम बढ़ गई तो आप अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को थोड़ा अपग्रेड करोगे, और अपग्रेड करोगे तो आप जो नॉर्मल गुड्स आते हैं मार्केट में उनके तरफ शिफ्ट करोगे अपनी डिमांड, तो ये उससे है। नाउ इंक्रीज इन इनकम पे डिमांड डिक्रीजेस, देखो मैंने बता दिया इन्फीरियर गुड्स वाला कॉन्सेप्ट। नाउ प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स, टी एंड कॉफ़ी। टी एंड कॉफ़ी एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट है। अगर हम किसी पार्टी या फंक्शन पे भी जाते हैं और वहाँ दोनों अवेलेबल होते हैं, टी और कॉफ़ी, तब हम अपनी प्रेफरेबल चॉइस के हिसाब से जाते हैं। लेकिन अगर कहीं पर किसी चीज़ का प्राइस हमें कॉस्ट पे करके खरीदना है, ठीक है, तो जिस चीज़ का प्राइस मच लोअर होगा हम उसके तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, है ना। अब यही चीज़ को अगर आप लग्जरी गुड्स में देख लो, बहुत अच्छी अच्छी कॉफ़ीज़ होती हैं, ठीक है, तो वो कॉफ़ी अब जो एकदम लग्जरी ब्रांड्स की हमेशा ही खरीदता है पीता है, तो वो अपने डिमांड्स कभी चेंज नहीं करेगा, वो उसी डिमांड को कंटिन्यूस रखेगा। लेकिन अगर आप एक ऐसे पर्सन की तरफ जाओ जिसकी इनकम में शिफ्ट आते रहता है, तो वो क्या करेगा, वो उस गुड्स की तरफ अपनी डिमांड को शिफ्ट करेगा जहाँ पर उसको लेसर पे करके एक ठीक ठाक क्वालिटी और क्वांटिटी मिल जाए, ठीक है। अगर टी का प्राइस बढ़ता है तो कॉफ़ी की डिमांड का क्या होगा, क्या होगा, सब्स्टिट्यूट है, कॉफ़ी की डिमांड का क्या होगा, बढ़ेगी ही। अरे ऐसा नहीं है कि अगर मतलब कि सब्स्टिट्यूट गुड्स जो है, मानो कि अगर आपने टी परचेज किया तो आप कॉफ़ी नहीं परचेज करोगे, ऐसा नहीं होता है। बहुत से घरों में साथ साथ भी चलता है, टी और कॉफ़ी दोनों चलता है, ठीक है। तो टी और कॉफ़ी मतलब अगर टी का प्राइस पर आप इसी कॉन्सेप्ट पे समझ ले हो कि अगर आप टी और कॉफ़ी साथ में खरीदोगे, टी का प्राइस बढ़ा है तो कॉफ़ी का भी बढ़ेगा ही, क्योंकि वो दोनों साथ में कंज्यूमर, दोनों ही बेवरेजेस है, दोनों ही प्राइजेस इफेक्ट करते हैं और दोनों ही सीजनल उनके क्रॉप्स कल्टीवेशन के बेसिस पे उनके प्राइजेस में फ्लक्चुएशन देखने के लिए आपको मिलेंगे, ठीक है। नो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ऐसे गुड्स जो दोनों साथ में यूज़ किए जा सकते हैं और साथ में ही यूज़ करने पड़ेंगे, कार और पेट्रोल, ठीक है। कार और पेट्रोल में क्या है, मेरे ख्याल से ना यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो गई है, प्राइजेस ऑफ पेट्रोल में डिमांड ऑफ कार, नहीं ठीक है, हाँ। नाउ प्राइजेस ऑफ पेट्रोल, अगर प्राइस पेट्रोल के बढ़ जाए तो अगर आज कोई कार खरीदने का देख रहा है, कि सोच रहा है कि मैं कार खरीदूंगा और उसकी इनकम फ्लक्चुएट करती रहती है, तो वो अपनी कार की डिमांड को चेंज करेगा, सोचेगा कि वो कम खरीदे, है ना, या अभी ना खरीदे, कुछ समय रुक के खरीदे जब पेट्रोल के प्राइजेस वापस लोअर हो जाएंगे। सो उस पे नाउ टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, हमारे फैशन हैबिट्स ट्रेंड्स अफेक्ट करते हैं हमारी डिमांड को, ठीक है। बहुत सारे न्यू ब्रांड्स, न्यू लॉन्चेस रोज हो रहे हैं, मल्टीपल टेक्नोलॉजीज का रोज इनोवेशन हो रहा है, उसकी वजह से न्यू टेक्नोलॉजिकल, चाहे वो मोबाइल फ़ोन्स हों, चाहे वो घर के बेसिक एसेट्स हों, चाहे, है ना, तो वो कोई भी चीज़ हो तो उसमें न्यू टेक्नोलॉजी हमें रोज़ देखने के लिए मिल रही है, तो हमारी डिमांड डे बाय डे शिफ्ट होती जा रही है, ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद आता है नंबर ऑफ नहीं सॉरी एक्सपेक्टेशंस, फ्यूचर प्राइसेस अगर बढ़ने वाले हैं, अगर हमें पता चल जाए ये बात कि आज कल परसों एक हफ्ते बाद किसी चीज़ के प्राइस बढ़ने वाले हैं, तो उसकी डिमांड प्रेजेंटली आज इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। फिर आता है नंबर ऑफ कंज्यूमर, जितने ज़्यादा बायर्स होंगे उतनी ज़्यादा डिमांड होगी, ठीक है। लेकिन एक बात आप सोचो कि अगर नंबर ऑफ सप्लाईज उतनी ना हो तो फिर क्या होगा, ये भी तो है ना। पर सप्लाई वाला कॉन्सेप्ट हम आगे देखेंगे दूसरे यूनिट में। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज चेंज इन डिमांड, ठीक है। तो मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व अकर्स ड्यू टू द चेंज इन प्राइस ओनली, अगर सिर्फ प्राइस बदलता है तो क्या होगा, एक्सपेंशन अगर हो रहा है तो प्राइस जो है वो कम हो जाएगा। अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ रही है, मतलब अगर डिमांड एक्सपेंड हो रही है, तो एक टाइम आएगा जहां पर आप समझोगे कि उसका, देखो कई बार ऐसा होता है ना कि अगर हम इसको सप्लाई के फिनोमेना से देखते हैं, क्योंकि अभी हमने सप्लाई पढ़ा नहीं है, तो अगर हमको उसके फिनोमेना पे देखना है, ठीक है, तो डिमांड में कॉन्ट्रैक्शन, मतलब अगर डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो आप उस चीज़ पे देखो कि अगर सप्लाई उतनी नहीं है, ठीक है, और डिमांड बढ़ रही है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, प्राइस को इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर सेम फिनोमेना पे देखो कि अगर डिमांड कम है तो वो क्या करेगा, डिमांड कम है तो समटाइम्स डिमांड कम होने पे प्राइस को नीचे गिराया जाता है, ठीक है। प्राइस को नीचे गिराना इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्या, क्योंकि ताकि डिमांड आ सके, ठीक है। उसी फिनोमेना पे ये चीज़ है। नाउ नेक्स्ट शिफ्ट इन डिमांड का, अगर हम अदर फैक्टर्स के तरफ, जैसे कभी हमने पढ़ा नंबर ऑफ बायर्स पढ़ा, हमने टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस पढ़ा, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस ऑफ, है ना, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस पे
हमने पढ़ा, तो उसके ऊपर बिना उस पर देखेंगे तो अगर इंक्रीज इन डिमांड अगर हो रहा है तो जो डिमांड कर्व होता है वो मैंने अपने लास्ट जो वीडियो डाला है शॉर्ट, उसमें मैंने उसका डिमांड कर्व का पूरा आपको शो करा है वो डायग्राम, ठीक है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन मैंने उसको शो की है। तो अगर आप देखोगे तो उसमें जो डिमांड का कर्व है, जैसे जैसे डिमांड आगे बढ़ती जाती है ना, इंक्रीज होती जाती है, तो डिमांड कर्व हमेशा राइट वर्ड शिफ्ट होता जाता है ना। और अगर ऐसे ही डिमांड अगर डिक्रीज हो जाए तो वो अंदर के साइड आने लगता है, ठीक है, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होने लगता है। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। Price elasticity of demand measures the degree of responsiveness of quantity demanded to the change in price। मतलब प्राइस के चेंज होने पे क्वांटिटी डिमांड जो है उसमें क्या फ़र्क आ रहा है उसको हम प्राइस इलास्टिसिटी बोलते हैं, ठीक है। अब कुछ तरीके की प्राइस टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी होती है, जैसे कि आप परफेक्टली इलास्टिक गुड्स होते हैं, ठीक है, जो कि है ना, इन्फिनाइट इलास्टिक होते हैं। इलास्टिसिटी का क्या मतलब होता है, आप इलास्टिक का कॉन्सेप्ट ये समझ सकते हो कि ऐसा गुड जिसके प्राइस में चेंजेस होने से, प्राइस में फ्लक्चुएशंस होने से काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़े, ऐसे गुड्स परफेक्टली इलास्टिक में आते हैं, ठीक है। और इनइलास्टिक के कॉन्सेप्ट क्या है, जो कि बहुत ही लोअर सेंसिटिव होते हैं, और अगर प्राइस के ऊपर नीचे फ्लक्चुएशंस होएगी तो उतना ज़्यादा कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इलास्टिक और इनइलास्टिक का ये मतलब है। परफेक्टली इलास्टिक मतलब बहुत फ़र्क पड़ेगा प्राइस के फ्लक्चुएशन होने पर। परफेक्टली इनइलास्टिक मतलब बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ेगा, ज़ीरो इलास्टिसिटी है। रिलेटिव इलास्टिक मतलब कि बहुत ही हाई रिस्पॉन्स शो कर सकते हैं किसी किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ गुड्स पे। रिलेटिव इनइलास्टिक मतलब बहुत ही कम, उस पर कोई खास ज़्यादा मेजर हमें फ़र्क देखने के लिए नहीं मिलेगा प्राइस। फिर आता है यूनिटरी इलास्टिक, यानी कि प्राइस और डिमांड पे इक्वल अमाउंट ऑफ चेंजेस हमें देखने के लिए मिलेंगे अगर कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो। जितना प्राइस बढ़ेगा उतनी, ऐसा हो सकता है कि उतनी डिमांड कम हो जाए, या जितना प्राइस बढ़ेगा उतनी शायद डिमांड बढ़ जाए। लग्जरी गुड्स में ऐसा कॉन्सेप्ट होता है कि अगर जितना उसका प्राइस हाई होता है लग्जरी गुड्स की तरफ लोग उतने अट्रैक्ट होते हैं कि ओहो ये बहुत ही हाई कॉस्ट गुड है तो इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी होगी, ब्रांड है तो लोग शोकेस ज़्यादा करना पसंद करते हैं, ठीक है। तो इस वजह से नाउ मेथड्स ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी, क्या होता है, इलास्टिसिटी को कैसे मेजर कर सकते हैं, ठीक है। प्रेजेंट परसेंटेज मेथड से, ठीक है, फर्स्ट मेथड इज परसेंटेज मेथड। नाउ मेजर इलास्टिसिटी को कैसे मेजर कर रहा है ये, परसेंटेज चेंजेस, कितना कितना रेशियो प्रोपोर्शन में चेंजेस आ रहा है उस बेसिस पे, ठीक है। ना जो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, ये टोटल स्पेंडिंग के बेस पे अगर हो रहा है कि मानो कि प्राइस बढ़ा तो आपका एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा, है ना, तो वो इलास्टिक गुड्स हो गए, क्योंकि यहाँ पर हमें शो मिला कि प्राइस बढ़ रहा है तो देखो कितना ज़्यादा रिस्पॉन्स शो किया गुड ने। ऐसे ही प्राइस बढ़ा और एक्सपेंडिचर भी बढ़ा, ये लग्जरी गुड्स का एग्जाम्पल हो सकता है। यहाँ पे इनइलास्टिक है, प्राइस का कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा बढ़ने का, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहा तो यूनिटरी मेथड है। मेडिसिन ऐसी चीज़ है कि अगर आपकी जो इनकम है अगर वो कम भी हो रही है या ज़्यादा भी हो रही है, पर आपके लिए तो वो नेसेसरी है, या फिर उसका प्राइस बढ़ भी रहा है तो आप तो खरीदोगे ही ना। नाउ जियोमेट्रिक मेथड, इलास्टिसिटी इज मेजर्ड यूजिंग स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। डिमांड कर्व को देखते हुए कि वो राइट वर्ड शिफ्ट हो रहा है या लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो रहा है, उसके बेसिस पे आप ये आइडिया करो कि डिमांड कैसी है, ज़्यादा है या कम है। और या तो फिर आप नॉर्मल फार्मूला, रेशियो प्रोपोर्शन का फार्मूला उठाओ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, और लोअर सेगमेंट और अपर सेगमेंट को डिवाइड करके निकाल लो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, नथिंग इज नेक्स्ट, यूनिट इज फिनिश्ड, ठीक है। कंप्लीट चैप्टर 2 है ना, यूनिट 2 आपका खत्म हो चुका है। मैं होप सो कि आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये समझ में आना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के बेस पे आगे सारे चैप्टर्स हैं, ठीक है। सो आप रिवाइज कर लेना। थैंक यू सो मच।